हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने शोध के विषय में जो है एक उसके स्वरूप के बारे में जाना, उसकी प्रकृति कैसी होती है ये जाना हमने, अर्थ क्या होता है ये जानने का प्रयास किया। और अभी पिछली कक्षा में हम लोगों ने शोध के प्रकार पर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग शोध की विशेषताओं पे बात करेंगे, ठीक है। अनुसंधान की विशेषता या विशेषताएं कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। आज की क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पे बात करेंगे कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इसका मीनिंग ही बताया था, इसका अर्थ ही बताया था, अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे तथ्यों को खोजना होता है जिनका जवाब कहीं भी किसी भी जगह पे किसी साहित्य में नहीं मिलता है, या ऐसे विषय उठा करके उस पे जो है बार बार सत्यता की खोज करना होता है जिस विषय पर कभी किसी की नजर नहीं गई हो या कभी उसके विषय में किसी ने सोचा नहीं हो, या फिर ऐसे तथ्य जिनको लोगों ने सोचा तो है या ऐसे मुद्दे जो लोगों ने उठाए तो हैं, लेकिन जो उसका पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकाला गया है उस निष्कर्ष से कहीं ना कहीं और अपग्रेड होकर के जो है वो तत्कालीन परिस्थितियों में या वर्तमान समय में एक दूसरा निष्कर्ष और निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से जो अनुसंधान हम लोग करते हैं, तो अनुसंधान की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा अनुसंधान जो है वो क्रियात्मक होता है। अब ये जो विशेषताएं होती हैं, ये अनुसंधान की विशेषताएं, अनुसंधान जब हम लोग करते हैं यानी कि जब हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं तो उसमें बखूबी जो है वो देखी जा सकती है। जो उसकी क्रियाविधि होती है, जो उसके अनुसंधान के जितने भी तरीके होते हैं या अनुसंधान में जितने भी हम स्टेप्स को प्रयोग में लेते हैं, इन सब के जो है वो मद्देनजर विशेषताओं को हम लोग जो है वो समन्वित रूप से देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं कि अनुसंधान की सबसे पहली विशेषता क्या है। यह विभिन्न प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है। यह विभिन्न प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है। सबसे पहली जो हम लोग बात करते हैं विशेषताओं में, जब शोध की हम लोग बात करते हैं तो यह जो अनुसंधान जो है वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का क्या है, सम्मिश्रण है। अब जो इनमें प्रक्रियाएं हम लोग शामिल कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल कर रहे हैं, इन प्रक्रियाओं में हमारा व्यवस्थित क्रम, सुनियोजित तथा वैज्ञानिक, ठीक है। व्यवस्थित क्रम प्रक्रिया, सुनियोजित प्रक्रिया और वैज्ञानिक प्रक्रिया, इन तीनों प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण जो है हमारा क्या होता है, अनुसंधान होता है। इसके अंदर आप ये तीनों चीजें बखूबी देख सकते हैं। जब हम व्यवस्थित की बात करते हैं तो व्यवस्थित में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है इस प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जब हम सुनियोजित की बात करते हैं तो ये एक प्लानिंग जो है वो वर्क होता है, यानी कि पहले से प्री प्लान होता है। अनुसंधान में जो है हम क्या करते हैं, पहले से जो भी हमारा जो समस्या डिफाइन होता है या हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है जो हमने लिया है, या कोई इश्यू है जिसके ऊपर हमें अनुसंधान करना है या शोध कार्य करना है, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड करने के बाद उसका पूरा एक जो है वो ड्राफ्टिंग करते हैं, एक तरीके से एक स्क्रिप्ट ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हमें किस तरीके से जो है वो इसमें कैसे अनुसंधान करना है, किस प्रकार से हमें कौन सी विधि से करना है, हम जो भी विधि प्रयोग में ले रहे हैं उस विधि के लिए हम सैंपलिंग कैसे करेंगे, हमारे चर जो वेरिएबल्स हैं वो किस प्रकार के होंगे, देन उसके बाद हम उनसे किस तरीके के जो है वो
डेटा कलेक्शन का काम हम किस मेथड के द्वारा करेंगे। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सुनियोजित प्रक्रिया है, यानी कि प्लानिंग वर्क है, हम प्लान करके इसको करते हैं। एंड ऑफ कोर्स तीसरा हमने बात की कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि हम जितने भी चीजें देख रहे हैं, जहां पे भी हम लिख रहे हैं, हम शोध कार्यों में प्रैक्टिकली उसको कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें जो है एक्सपेरिमेंट करना है तो हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और कई तथ्यों में ऐसा लगता है कि नहीं, इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है, तो हम नॉन एक्सपेरिमेंटल वे में भी जो है ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जिसमें हम प्रयोग वैज्ञानिक विधियों का जो है वो सहारा लेते हैं। वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेने से तात्पर्य है, या वैज्ञानिक प्रक्रिया हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सर्वेक्षण का कार्य है, या फिर जो डाटा कलेक्शन का काम है, या फिर जो आपने कलेक्ट कर लिया उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रियाओं का काम है, ये किसी एक या दो व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस से भी लेनी होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके आंकड़े जो है आपको देते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पूर्व में जो है किसी ने उसी विषय को लेकर के किया हुआ है, आप वहां से भी जो प्रतिफल प्राप्त हुआ है उस प्रतिफल को भी अपने रिसर्च वर्क में शामिल करके उसके ऊपर अगेन आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये क्या हो गई, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी हमारे सामने आती है। तो जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या है, यह विभिन्न प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है। ठीक है, हम लोग पॉइंट वाइज जो है इसको लिखते चलेंगे। दूसरी में आइए, दूसरी विशेषता के बारे में लिखते हैं। ठीक है, मैं इसके आगे जो है नोट डाउन कर देती हूँ सो दैट आपकी कॉपी में जो है वो रहेगा तो सही है ना। तीनों यहाँ पे नोट कर देते हैं। सुव्यवस्थित, सुनियोजित और वैज्ञानिक। ठीक है ना, इसके आगे प्रक्रिया आप लिख लेंगे। चलिए, ये हमारी जो है वो पहली विशेषता थी, किसके लिए, अनुसंधान के लिए। दूसरी विशेषता, नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास पर बल देना। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, अनुसंधान के अंदर ऐसा नहीं है कि जो विषय वस्तु या जो समस्या उठाई जाती है वो किसी भी तरीके से नवीन समस्या हो, कोई नई समस्या हो। हम चाहें तो जो हमारा विषय वस्तु है, जो हमारा टॉपिक है, या हम जो शोध के लिए जो प्रॉब्लम जो सेलेक्ट करते हैं वो प्रॉब्लम कोई पुराना भी हो सकता है, लेकिन जब हम चाहे समस्या हम नई लें, चाहे समस्या हम पुरानी लें, चाहे समस्या हम अपने किसी भी जो है वो समसामयिक घटनाओं के ऊपर लें, चाहे जैसी भी लें, लेकिन जब उसका निष्कर्ष निकलता है, उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है, उसका परिणाम जब प्राप्त होता है, या उससे किसी भी प्रकार का प्रतिपादन किया जाता है, तो उनसे क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि में जो है वो क्या किया जाता है, फोकस दिया जाता है। यानी कि हमारा जो शोध है, शोध कार्य जो हम लोग कर रहे हैं, शोध कार्यों को करने के पश्चात जो उससे प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो प्रतिफल जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञान की यानी कि नॉलेज को बढ़ाने में और उसको डेवलप करने में जो है वो सहायक होना चाहिए। ऐसा शोध कार्य होना चाहिए जिस शोध कार्य का जो प्रतिफल आया है उसको आगे के लोग जो है वो अध्ययन में शामिल करें, और शामिल करके अपने ज्ञान को क्या करें, उस फील्ड में और ज्यादा बढ़ा सके। तो हमारे अनुसंधान की दूसरी विशेषता क्या है कि नवीन ज्ञान की वृद्धि करते हैं हम लोग, और उस ज्ञान के विकास में वो अनुसंधान क्या हो, सहायता देता हो। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरी विशेषता, इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान में विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दो तथ्य हमारे सामने आए, विश्वसनीय तथा
वैध। विश्वसनीय का मतलब होता है जिसके ऊपर हम बिलीव कर सके, यानी कि उसमें सत्यता हो। और वैध की हम बात करते हैं तो वैध मतलब क्या हो, वो वैधानिक हो, किसी भी तरीके से उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके, वो कहीं से भी जो है किसी भी तरीके से जो है किसी के द्वारा उस पे प्रश्न चिन्ह ना लगा हुआ हो। इस तरीके के जो हमारी प्रविधियां होती हैं, प्रविधियों से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे मैंने आपको प्रविधि के बारे में जो है वो पिछली क्लास में जो है वो बताया था। प्रविधि से तात्पर्य है अनुसंधान में प्रयोग में ली जाने वाली विधि, प्रयोग में ली जाने वाली विधि, ठीक है। अनुसंधान के अंदर जो हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं, जो भी विधि प्रयोग में ले रहे हैं, हम A to Z चाहे कोई सी भी विधि प्रयोग में लें, चाहे हम एनालिटिकल जो है वो लें, चाहे हम गत्यात्मक लें, चाहे हम क्वांटिटेटिव लें, चाहे हम क्वालिटेटिव लें, A to Z हम कोई सी भी विधि लें, लेकिन जो भी विधि हम लोग अपनाएंगे वो विधि क्या होनी चाहिए, वैधानिक होनी चाहिए, यानी कि वैध होनी चाहिए, यानी कि वैलिडिटी उसकी जो होती है वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, और ऑफ कोर्स उसके ऊपर फेथ किया जा सके, उसके ऊपर बिलीव किया जा सके, और कहीं ना कहीं वो विश्वसनीय विधि होनी चाहिए हमारे अनुसंधान के अनुसार, यानी कि जो भी टॉपिक हमने लिया है उस टॉपिक के अनुसार सटीक विधि का प्रयोग हम लोग करेंगे, और जो विधि हम लोग प्रयोग में लेंगे वो विधि टेस्टेड होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, और उसके ऊपर हम आंसरेबल होने चाहिए। आंसरेबल से तात्पर्य क्या है, विश्वसनीय तभी होगी जब आप उसको आंसर कर पाएंगे, यानी कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि कितने लोगों, मान लीजिए आपने कोई शोध कार्य किया और शोध कार्य में आपने कोई आंकड़े इकट्ठे किए, और आंकड़े एकत्रित करने का काम जो है आपने क्वेश्चनर मेथड से किया, प्रश्नावली विधि से किया, ठीक है। अब प्रश्नावली विधि में आपने मेंशन किया है कि आपने 500 लोगों के बीच में जो है इस तरीके का कार्य किया है, और प्रश्नावली के द्वारा आपने ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं। तो 500 लोगों के जो पूरे डेटाज हैं, 500 लोगों के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके किस एरिया से है, रैंडमली आपने रैंडम इसकी सैंपलिंग करी है, यानी कि आपने लोकेशन से अलग अलग भाग से करी है, अलग अलग एज ग्रुप में करी है, या एक ही जगह के वो 500 लोग थे जिनके बीच में आपने उस तरीके के जो है वो सैंपलिंग करके डेटा इकट्ठा किया है। तो आप जो भी वहां पे मेंशन कर रहे हैं, अगर उनमें से कहीं से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप उस अनुसंधान में जो है अपने आप को सक्रिय करके रखेंगे, और सक्रिय करके रखेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, फेथफुल होगा, विश्वसनीय होगा। क्योंकि कहीं से भी अगर पूछा जाए कि 500 में से जो है वो कितने लोगों ने जो है आपसे प्यार से बातें की, कितने लोगों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, कितने लोगों ने जो है अपनी कोई समस्या जो है वो एक्स्ट्रा कुछ ऐसे हट करके कोई समस्या व्यक्त की जिसके ऊपर आप और काम कर सकते हैं, तो किसी ने अगर किसी भी तरीके की किसी समस्या की बात की है तो वो अलग से बिल्कुल हट करके बात की, और अगर आप उससे बात किए होंगे तो आप तुरंत आंसर दे पाएंगे कि हाँ 2 लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने कहा था अगर ऐसे होता तो भी अच्छा होता। तो ये क्या है, ये विश्वसनीयता को दिखाता है, यानी कि अगर आपने वहां पे वो आंसर रखा, उस तरीके के तथ्यों को शामिल किया, दैट मीन्स आप लोगों के बीच गए हुए थे, तो वो क्या हो गया, वैध हो जाता है और विश्वसनीय हो जाता है। इस प्रकार से अनुसंधान के अंदर जो हम विधियों को प्रयोग में लेते हैं वो विधि क्या होती है, विश्वसनीय होती है और वैध होती है, यानी कि वैलिड होती है, जो पहले से टेस्टेड होती है, और उसके लिए हम क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं। नेक्स्ट चौथा आते हैं, चौथी विशेषता को देखते हैं, शोध कार्य का आलेख। शोध कार्य का आलेख सावधानी पूर्वक एवं क्रमिक रूप से तैयार किया जाता है। जो अगला पॉइंट है हमारा, शोध कार्य का आलेख सावधानी पूर्वक एवं क्रमिक रूप से, ठीक है। 2 तथ्य यहाँ पे सामने आए, एक आया क्रमिक और एक सावधानी पूर्वक।
ठीक है। जो अनुसंधान हम लोग करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ये एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि इसके स्टेप्स होते हैं। इसको कई सारे स्टेप्स में, यानी कि कई सारे स्टेजेस में, कई सारे चरणों में जो है हमें अपने कार्यों को विभाजित करना होता है, और अलग अलग चरणों को भी वापस से जो है वो उसके सब स्टेप्स में जो है हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक समस्या आइडेंटिफाई की, देन समस्या आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, यानी कि एक गोल बनाते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव या गोल हम लोग बनाते हैं वो भी कई चरणों से होकर के गुजरता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है, ऑब्जेक्टिव हम कोई एक भी ले सकते हैं, कोई दो भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो है उसके ऊपर कार्य करना है, तो किस तरीके से हम आंकड़े एकत्रित करेंगे, तो आंकड़े एकत्रित करने की विधियां भी जो है हम लोग एक, दो, तीन, कई विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब कई विधियों के प्रयोग से जो आंकड़े एकत्रित हुए हैं उनको हमें सिस्टमेटिक करना होता है, सिंक्रोनाइज्ड करना होता है, अपने रिसर्च के अनुसार जो है उनको असेंबल करना होता है, और उसके बाद जो है हमें उसको प्रेजेंट भी करना होता है। तो हम विभिन्न प्रकार के सारणियों का सहारा लेते हैं, हम चार्ट्स का सहारा लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है सावधानी पूर्वक और क्रमिक रूप से हम क्या करते हैं, उसका एक क्रमिक रूप बना देते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमें सारे जो है वो कार्य करने होते हैं। और जितने भी कार्य हमने कर लिए हैं, जब हम उनका प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जब उसका जो लेख तैयार करते हैं, उसका आलेख अगर बनाते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको मेंशन करते हैं कि कहां से हमने शुरू किया और अंत में जो है जो हमारा परिणाम प्राप्त हुआ, तो दोनों के बीच में जो है किन किन प्रक्रियाओं से हमारा शोध जो है वो गुजरा है, और उन प्रक्रियाओं में क्या क्या स्रोत हमने रखे हैं, किस प्रकार की क्रिया विधि को अपनाया है हमने, कौन सी विधियां प्रयोग में लिया है हमने उस अनुसंधान के लिए, और इसका पूरा का पूरा जो है वो खाका हमें बहुत केयरफुली जो है वो डालना पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले जो है मेरी एक नोन है, उन्होंने जो है वो सोशल स्टडीज के अंदर जो है एक रिसर्च अपना वर्क प्रस्तुत किया था। उस रिसर्च वर्क के अंदर जो है उन्होंने कई सारे डेटा जो है वो डाले हुए थे, और डेटा डालने के बाद जो सारे उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा जो आलेख था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जो एक डेटा उन्होंने शायद मेंशन किया था, 4-5 कोई समसामयिक घटनाओं पे आधारित जो है वो कुछ उन्होंने लेख उसमें प्रस्तुत किए थे, एंड उस लेख को प्रस्तुत करने में जो उसका सोर्स था, वो सोर्स उन्होंने मेंशन नहीं किया था। अपने आलेख के अंदर उन्होंने सोर्स को मेंशन नहीं किया था कि वो 4-5 जो वो दिखा रहे हैं कि न्यूज़पेपर से लिया या किसी मैगजीन से लिया, तो कौन से न्यूज़पेपर से लिया, उन्होंने वो मेंशन नहीं किया था, एंड कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन में उनका चला गया था, और बहुत टाइम लगा था उनको जो है वो क्लियर कराने में अपना। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं जो रिसर्च वर्क हम लोग करते हैं, रिसर्च वर्क के बाद जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं, तो आप उसको अप्रूव करने में, या जो लोग होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, उसको सिलेक्ट करने में, या उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया पॉजिटिव देने में, ये छोटी छोटी कमियां होती हैं जो कहीं ना कहीं डिले करती हैं आपके पेपर वर्क के लिए। तो जो आपका शोध कार्य का जो आलेख होना चाहिए, बहुत ही केयरफुली आप उसको बनाएं, और केयरफुली बनाने के साथ साथ आप उसको क्रमिक अगर रखेंगे, क्योंकि पूरे शोध का जो आलेख होता है, इसका पूरा का पूरा क्रम होता है, जो कि हम लोग आगे चल के, हमारा एक टॉपिक भी है थीसिस राइटिंग का, उसमें हम लोग क्रमबद्ध रूप से कैसे कैसे हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, पहले पेज पे क्या लिखना है हमें, दूसरे पेज पे क्या लिखना है हमें, तीसरे पेज पे क्या है, कंटेंट हमारे क्या आने चाहिए, फाइनल लास्ट में आप क्या लिखेंगे, तो उसका पूरा का पूरा क्रम होता है। स्टेप बाय स्टेप हम उसको फॉलो करेंगे और उसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो शोध के विशेषताओं में जो है ये भी विशेषता है कि जो हम लोग आलेख तैयार कर रहे हैं, वो आलेख हमारा क्रमिक भी होना चाहिए, और हमें केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक उसे तैयार करना है। नेक्स्ट आइए 5वां, प्रत्येक शोध कार्य की अपनी प्रविधि होती है, अपनी प्रविधि होती है, जो शोध के उद्देश्यों को
प्राप्त करने में सहायक होती है। देखिए, जैसे कि ऊपर वाले में हमने अभी तीसरे पॉइंट में लिखा था कि शोध विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है शोध के अंदर, और प्रविधि का मतलब मैंने आपको बोला था कि अनुसंधान में प्रयोग में ली जाने वाली विधि। तो अनुसंधान के अंदर प्रयोग में ली जाने वाली बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर शोध के लिए या एक पर्टिकुलर शोध का जो टॉपिक है, उसकी जो समस्या है, उसके लिए हम कौन सी विधि को अपनाते हैं, ये उस शोध के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो शोध कार्य होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक शोध कार्य में एक ही प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाए, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सारे प्रकार की विधियों को एक ही शोध कार्य के लिए जो है वो चुना जाए। तो जो शोध कार्य होते हैं, जो शोध होता है, हर एक शोध की अपनी एक क्रियाविधि होती है, यानी कि हर एक शोध कार्य में डिफरेंट विधियों का चुनाव किया जाता है जो केवल उस शोध के लिए जो है वो क्रियात्मक होती है उस समय पे। और ये जो शोध कार्य हैं या ये जो शोध विधियां होती हैं, इन विधियों का चुनाव हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है या जो हमारी पर्टिकुलर समस्या है, उसके जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हुए हैं, उन उद्देश्यों का, उन लक्ष्यों का हम क्या कर सके, प्राप्ति कर सके। तो हर एक शोध की जो है अपनी एक प्रविधि होती है, जिसे अपना करके हम अपने अनुसंधान के यानी कि रिसर्च के जो गोल हैं, जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, छठवां, शोध में सदैव साधारण नियमों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। क्यों साधारण नियमों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है? ठीक है, शोध में जो है साधारण नियमों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? साधारण नियमों के प्रतिपादन पर बल क्यों दिया जाता है? हम कुछ यूनिक नियम क्यों नहीं बना सकते हैं? कुछ ऐसे टिपिकल नियम क्यों नहीं बना सकते हैं? तो हम टिपिकल नियम्स या जो ऐसे नियम जो लोगों को समझ में ना आए, कुछ विशेष लोगों को समझ में आए, कुछ विशिष्ट प्रकार के जो है अगर हम लोग बनाते हैं, तो जितने भी मेजॉरिटी जितने लोग हैं, देखिए हमने पहले ही बात की थी कि ये विभिन्न प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण होता है, जिससे जिसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है उसके प्रतिफल से लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान के विकास में सहायक होना। तो जो हम ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान के विकास में सहायता वाली बात कर रहे हैं, तो वृद्धि तो तब होगी ना जब लोग ज्यादा से ज्यादा उसको समझ पाएंगे। अगर लोग उस प्रतिफल को समझ ही ना पाए, उस नियम को यदि समझ ही ना पाए और प्रतिपादित जो परिणाम है उस परिणाम को ही नहीं समझ पाए, तो उस नियम का कोई मतलब नहीं। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो जब नहीं समझे, इसका मतलब ज्ञान में वृद्धि हुई नहीं, लोगों के नॉलेज में कहीं ना कहीं अधूरापन रह गया। तो अगर हम लोगों के नॉलेज को क्लियर करने की बात करते हैं, तो हम ऐसे नियमों का हमारा जो अनुसंधान के अंदर जितनी भी हमारी क्रिया विधियां हैं, हम उनको सामान्य, विशिष्ट या मध्यम किसी भी तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष के बाद जो हमारा प्रतिपादन होता है या जो उससे नियम बनाए जाते हैं, वो हमेशा सरल होने चाहिए, इजी होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ सकें और उसको समझ करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। ठीक है, तो शोध में सदैव साधारण नियमों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। ये हमारे अनुसंधान की छठी विशेषता है। सातवीं विशेषता की बात करेंगे हम लोग, तो सातवीं विशेषता, शोध में व्यक्तिगत तथ्यों पर जोर देना प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित है, ठीक है। यहां पे टर्म आया व्यक्तिगत
तथ्य, जो शोध कार्य है हमारे, उनमें व्यक्तिगत तथ्यों पर जो है वो जोर डालना क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। अब ये व्यक्तिगत तथ्य कौन से हैं? व्यक्तिगत विचार हो सकता है, व्यक्तिगत रुचियां हो सकती हैं, व्यक्तिगत पक्ष हो सकते हैं और व्यक्तिगत भावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो जो हमारा शोध कार्य है, जो हमारा अनुसंधान का कार्य है, उस अनुसंधान के कार्य में व्यक्तिगत तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। पर्सनली आप उस टॉपिक के विषय में क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, आपके इमोशंस कैसे जुड़े हैं, इस पे हमें जोर नहीं देना है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं उस समस्या के लिए। उस समस्या के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। तो अनुसंधान का कार्य हमारी विधियों और प्रयोग में लिए जाने वाले जो हमारे आंकड़े हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इस अनुसंधान की क्रियाविधि में व्यक्तिगत तथ्यों को छोड़ करके जो हमारे सामने जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के ऊपर जो है हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और उन आंकड़ों के प्रयोग से, उन विधियों के प्रयोग से जो है अपनी समस्या के समाधान के निष्कर्ष की बात करेंगे। इसमें यानी कि अनुसंधान के अंदर जो हमारे व्यक्तिगत तत्व हैं, यानी कि हमारे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है समस्या को लेकर के, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हमारी अपनी रुचियां हो सकती हैं, जैसे हमें कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, यानी कि आपने कुछ ऐसे मान लीजिए आपने प्रश्नावली तैयार की, ठीक है, आपने अपने किसी रिसर्च वर्क के लिए किसी समस्या के ऊपर प्रश्नावली आपने तैयार की। अब वो प्रश्नावली जो है डिफरेंट लोगों को भेजना है और आपको प्रश्नावली जो है वो प्रश्नावली के आंकड़ों को कलेक्ट करना है। लेकिन अब प्रश्नावली भेजना है तो आपने बैठे बैठे जो है वो मेल भेज दिया सभी लोगों को और लोगों ने उसको फिल किया एंड उसको वापस आपको रिवर्ट कर दिया। लेकिन आपका इंटरेस्ट है, यू आर अ सोशल पर्सन, आप सब लोगों के बीच में जो है वो जाना चाहते हैं, लोगों को पर्सनली समझना चाहते हैं, बट आपने मेल कर दिया, लोगों ने भेज दिया, तो आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं सामने से करूं, लेकिन आपने विधि यहाँ पे गलत चूज कर ली। अब आपको अगर सामने सामने जा करके और आंकड़े एकत्रित करने थे, लोगों की भावनाओं को समझ करके क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे, तो आपने प्रश्नावली बनाई ही क्यों? आप इसको साक्षात्कार में रखते। तो आपकी जो रुचियां हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। अगर आपका प्यार स्ट्रांग है, अगर आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रांगली बिहेव करते हैं, अगर आप व्यवहारिक पर्सन हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप विधियों को प्रयोग में लें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहां पे आपकी अपनी व्यक्तिगत रुचियां हैं उनको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हमारा जो अनुसंधान का कार्य है उस विधि के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी हम उस पर फोकस करेंगे, ना कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है उस पे। व्यक्तिगत जो पक्ष होते हैं, यानी कि मान लीजिए अनुसंधान करते करते बहुत सारे टर्म्स मैंने ऐसे देखे हैं, अनुसंधान का कार्य करते करते, शोध कार्य करते करते, कई बार ऐसे होता है कि जब शोध कार्य प्रारंभ होता है उस समय लोग अनमैरिड होते हैं एंड शोध कार्य इन बिटवीन, आपका शोध कार्य चल रहा होता है, आपकी शादी हो जाती है, तो आपके जो घरेलू सिचुएशन है, आपकी जो लाइफस्टाइल है या आपका जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। आप एक डिफरेंट लाइफ में स्विच करते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल टोटली जो है वो बदल जाती है, तो उसका प्रभाव हमारे शोध कार्य पर नहीं पड़ना चाहिए। वो आपका अपना व्यक्तिगत पक्ष है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको 8 बजे जाना है किसी से मीटिंग करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि 8 बजे तो मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफिन बना रही थी, या आदमी सोचे कि 8 बजे तो मुझे ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है तो मैं नौकरी पहले करूं, तो ये सब नहीं है, ये आपके अपने व्यक्तिगत पक्ष हैं, इन सबको आप व्यक्तिगत निपटाइए। जो शोध का कार्य है उसे आपको प्रॉपरली लेके चलना पड़ेगा। और हमने बात की व्यक्तिगत भावनाओं की। व्यक्तिगत भावनाओं से तात्पर्य यह है कि कोई अगर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है तो उस प्रतिक्रिया पे आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। जो प्रतिक्रिया आ रही है आपको उसी रूप में जो है अपनाना होगा अपनी शोध विधियों के लिए। जितनी भी प्रतिक्रियाएं आप आंकड़ों के रूप में एकत्रित कर रहे हैं, आपको
उसी तरीके से उसे अपनाना पड़ेगा, उसी भाव के साथ अपनाना पड़ेगा। आप उसमें किसी भी तरीके से अपने साइड से जो है अपने किसी इमोशंस को नहीं जोड़ सकते हैं। तो हमारा जो 7वां शोध की विशेषताएं हैं उसमें क्या है, व्यक्तिगत तथ्यों पर जोर इसमें हम लोग नहीं देंगे, ये प्रतिबंधित होता है। ये हमारा कार्य है, कार्य को हम लोग पूरी निष्ठा से निभाएंगे और निभाने के लिए जो हमारे अपने व्यक्तिगत तथ्य हैं उनको हम एक तरफ रखेंगे। व्यक्तिगत हम केवल अपना एफर्ट डालेंगे उसके अंदर, अदरवाइज सारे काम जो है अनुसंधान की जो हमारे समस्या का चयन हमने किया है, उस समस्या चयन के बाद हम किस तरीके से विधियों का निर्धारण कर रहे हैं, क्या स्टेप्स बना रहे हैं, हमको उसके अनुसार करना है, ना कि एक व्यक्तिगत पर्सनल रूप से। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 8वीं विशेषता, शोध कार्यों में शीघ्रता नहीं की जा सकती। शोध कार्यों में शीघ्रता नहीं की जा सकती है। आप सोचे कि बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कार्य किया जाए, तो इसका एक प्रतिरूप और होता है कि धैर्य रखना अनिवार्य है, अनिवार्य शर्त है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। शोध कार्यों में जो है आप शीघ्रता नहीं कर सकते, आप उसको जल्दी जल्दी फिनिश करने का नहीं सोच सकते हैं। जो भी शोध कार्य शुरू किए गए हैं, शोध कार्य जो है हमें अप टू द मार्क बढ़िया तरीके से करना होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक कार्य किया आपने और कार्यों को करने में हो सकता है कि आपको साल भर का समय लग गया, लेकिन जब आप उसको एकत्रित करते हैं, जब आप उसको अपने शोध कार्य में उसके प्रतिफल को प्रयोग में लेते हैं, तो कई बार वो आपके उस कार्य के लिए जो है वो सटीक नहीं होते हैं या उपयुक्त नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पुनः उस कार्य को जो है वो वापस करना होता है। तो ये क्या है, जब तक आपकी जो है वो जब तक आपका प्रतिफल आपके समस्या के अनुरूप नहीं प्राप्त होता है, तब तक आपको अपनी क्रियाएं करनी होती हैं, आंकड़ों पे अपना कार्य करना होता है और प्रतिफल जो है वो प्राप्त करने होते हैं। विधियों में आप टाइम टू टाइम जो है विधि आपने चयन तो कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है उस विधि के लिए जो आपने सैंपल्स, जो वेरिएबल्स जो है वो चुने हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो अप टू द मार्क नहीं होते हैं, आपकी विधियों के लिए सटीक नहीं होते हैं। जब आप उनको चेंज करते हैं तो अगेन फिर वापस उसमें भी समय लग सकता है। तो जो शोध कार्य होते हैं उनमें कभी भी शीघ्रता, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए और ये स्टेप बाय स्टेप होने वाला कार्य होता है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप ही हमें फॉलो करना होगा। जब एक आपका समस्या आइडेंटिफाई हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिफाई होने के बाद ही हम उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। हम आज ऐसे नहीं सोच सकते कि रात में हमने सपना देखा और सपने में देखा कि जो है वो सोने की खान वहां पे भी है, तो चलो हम उसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं कि सोने की खान जो है वो हमारे जयपुर में है। तो आप ये सोच करके रिसर्च का कार्य नहीं कर सकते हैं। रिसर्च का कार्य करने का मतलब है कि जो समस्या है वो समस्या भी बहुत सोच समझ के ली जाती है कि आप उस पर किस तरीके से कार्य कर पाएंगे, आपको आंकड़े कहाँ से प्राप्त होंगे, कुछ उसके बारे में पहले कार्य किया गया है या नहीं किया गया है, बिल्कुल आपने नवीन टॉपिक लिया है तो नवीन टॉपिक से रिलेटेड आप कहाँ कहाँ जा करके शोध कार्य कर सकते हैं, कैसे आप किन लोगों से किस रिसोर्स को जो है आप उसमें प्रयोग में ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए आप शीघ्रता नहीं कर सकते हैं। धैर्य रखना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। और मैंने आपको जब अनुसंधानकर्ता की विशेषता बताई थी, उसके जो गुण बताए थे, उसमें जो है वो टॉप पे मैंने आपको ये बात कहा था कि अनुसंधानकर्ता जो है वो धैर्यवान होना चाहिए। अगर उसके अंदर धैर्य नहीं है, अगर वो जल्दीबाजी करता है शोध कार्यों के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसका शोध कार्य जो रिसर्च होता है वो विश्वसनीय नहीं माना जाता है, वो वैध नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल उसके अंदर आएगी ही आएगी। तो शोध कार्यों में शीघ्रता नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट 9वां पॉइंट, शोध कार्यों में तर्क एवं वस्तुनिष्ठता शामिल होता है। हम जो भी शोध कार्य करते हैं
उस शोध कार्य के अंदर जो है तर्क जो है वो सम्मिलित होता है, यानी कि ऐसे तथ्य या ऐसी विधि, ऐसे आंकड़े या ऐसे प्रतिफल या ऐसे सैम्पलिंग्स, ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी हमारी जो विधियां हैं एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, मतलब किसी भी रूप में, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे जो है हम लोग किसी भी कार्य के प्रति तर्क कर सकते हैं। और क्योंकि तर्क क्यों कर सकते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठता जो है वो सम्मिलित होती है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य यह है कि हम जो है टू द पॉइंट, बिल्कुल फैक्ट पे जाकर के, यानी कि आंकड़ों के आधार पे जो है वो बिल्कुल उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल सटीक उसको बना रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। यानी कि हम लोग जो है टू द पॉइंट जो है उस पे कार्य कर रहे हैं। तो अगर वस्तुनिष्ठता वहां पे है तो तर्क भी वहां पे होगा। तो हमारा जो अनुसंधान का कार्य होता है उसके अंदर तर्क और वस्तुनिष्ठता ये दोनों ही जो है वो शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट 10वां पॉइंट, शोध कार्यों से प्राप्त निष्कर्ष सामान्यीकृत किए जाते हैं। सामान्यीकृत क्यों किए जाते हैं? जो शोध कार्यों से हमारे पास निष्कर्ष प्राप्त होता है उसको सामान्यीकृत क्यों करते हैं? ताकि जो सामान्यीकृत करने के बाद जो है हम बिल्कुल सिंपल साधारण नियमों का क्या कर सकें, प्रतिपादन कर सकें। या हम नियमों का प्रतिपादन नहीं भी करते हैं तो अगर निष्कर्ष हमारे सामान्यीकृत होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको समझ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की, अगेन मैं अगर बात करूं तो नवीन ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी, या ज्ञान को हम क्या कर सकेंगे, लोगों के बीच में विकसित कर सकेंगे। तो जो शोध कार्य से प्राप्त हमारे निष्कर्ष होते हैं उनको जो है वो सामान्यीकृत किया जाता है, ये अनुसंधान की विशेषता के रूप में है। 11वीं विशेषता में हम आते हैं, शोध में प्रदत्त आधारों पर परिकल्पनाओं का चयन किया जाता है। जो भी शोध कार्य हम लोग करते हैं उस शोध कार्य में जो हम लोग परिकल्पनाओं का चयन करते हैं वो जो बिल्कुल हमारे सामने प्रदत्त आधार होते हैं, यानी कि जो उपलब्ध होते हैं, जो पहले से जो है टेस्टेड होते हैं, हम ऐसे जो है प्रदत्त आधारों का प्रयोग करेंगे। हम ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे जो बिल्कुल हाइपोथेटिकल हो, कभी किसी ने आजमाया नहीं, हमने सुना नहीं, और उसमें जो है आप लोग बिल्कुल एक नया पैटर्न चूज करके ला रहे हैं, तो ये तो रिसर्च में वापस एक रिसर्च हो गया। तो हम लोग ऐसी परिकल्पनाओं का चयन बिल्कुल नहीं करेंगे जिसका कोई आधार नहीं हो, जिसका पहले से जो है किसी भी तरीके का कोई जो है प्रारूप न बना हो। हम ऐसे आधारों का चयन करेंगे जो पहले से जो है वो प्रदत्त हो, जो पहले से हमारे बीच में हो और उसकी पुष्टि जो है वो पहले से ही हो चुकी हो। और लास्ट हम लोग देखते हैं 12वें नंबर की विशेषता, शोध कार्यों में प्रदत्तों को व्यवस्थित करके विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट था हमारा ये, जो हमने 11वें नंबर का पॉइंट देखा था, शोध में प्रदत्त आधारों पर परिकल्पनाओं का चयन किया जाता है। और लास्ट है, शोध कार्यों में प्रदत्तों को व्यवस्थित करके, यहां पे को आएगा, ठीक है, प्रदत्तों को व्यवस्थित करके विश्लेषण करके उसका क्या किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। अब ये जो प्रदत्तों का व्यवस्थापन है, यानी कि जो प्रदत्त हैं ये कौन से हैं, जो हमारे प्रदत्त हैं ये कौन से हैं, तो 2 प्रकार के प्रदत्तों का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। एक होता है गुणात्मक प्रदत्त
और दूसरा होता है परिमाणात्मक। प्रदत्त। गुणात्मक मतलब गुणों के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, और परिमाणात्मक यानी कि परिणामों के आधार पर। तो ये हमने जो है वो हम क्या करेंगे, अनुसंधान के अंदर जो हमारे शोध कार्य हैं उनमें जो हमारे प्रदत्त हैं, यानी कि चाहे गुणात्मक प्रदत्त हो चाहे परिमाणात्मक हो, यानी कि चाहे गुणों को हम लोग बेस मान के लें चाहे हम परिणामों को बेस मान के लें, हम उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के पश्चात ही जो है हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये जो है मेरे हिसाब से विभिन्न प्रकार की किताबों में, विभिन्न आपके साहित्य में, विभिन्न पुस्तकों के अनुसार जो है इतनी विशेषताएं जो है वो अनुसंधान की हैं जो मैंने आज आपको क्लास में बता दी। इनके अलावा अगर आपको कहीं और कोई और भी विशेषता दिखती है तो ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि विशेषताओं का नंबर केवल इतना ही रहेगा। आप उनको भी अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हैं, आप उनको भी जो है वो पढ़ सकते हैं अगर इनके बाद आपको कोई दूसरी विशेषता भी नजर आती है तो इतनी विशेषताओं की हम लोगों ने चर्चा कर ली। ये अनुसंधान की जो है क्या है, विशेषताएं हैं, जो पूर्ण रूप से आज हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। यानी कि मैंने आपको ये बात कही थी, हमने क्लास में स्टार्टिंग में ही इस बात का डिस्कस किया था, जिस समय हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे हमने बखूबी इस बात को जो है वो डिस्कस कर लिया था कि जो पहले नंबर का हमारा टॉपिक है, यानी कि अनुसंधान की प्रकृति, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, इसको हम लोग भाग 1 में रखेंगे और भाग 2 जो है हमारा दूसरा होगा। तो भाग 1 वाला जो पार्ट है हमारा, यानी कि जो अनुसंधान का अर्थ है ये हमने कर लिया, अनुसंधान की प्रकृति या प्रकार उसके ये हमने कर लिया, और अनुसंधान की विशेषताएं ये भी हमने आज फिनिश कर लिया। तो पार्ट ए जो है फर्स्ट नंबर टॉपिक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट बी की बात करेंगे, ठीक है। पार्ट बी के सेशंस जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे।